Hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is KM Blog by IITian। ठीक है, तो आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हमने VVT का फाइनल एग्जाम्पल कर दिया था। मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था, है कि नहीं, और एक कॉन्सेप्ट बताया था। 4D और 5D एलिमेंट जो होता है उसमें लिगेंड कोई सा भी हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ठीक है, अगर 4D और 5D की बात आ गई और हमारे पास 4 लिगेंड हो तो वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ना कि टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है? अब चीज ये है कि आगे इस VVT को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन सी चीज VVT एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके बारे में आज पढ़ेंगे। वो है क्या? लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, पहली लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन है क्या कि ये जो है ना थियरी बहुत सारे पोस्टुलेट्स को लेके बना है। देखो, मैं तुम्हें फर्स्ट VVT पढ़ाने से पहले उसका पोस्टुलेट पढ़ाया, मतलब उसका नियम बनाया, है ना। नॉर्मली क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करा जाता है, फिर जो प्रूफ आता है उसके ऊपर लिखा जाता है। बट इसमें उन्होंने पहले से ही कुछ दे दिया है, इस एजम्पशन को आपको मान के काम करना होगा। वही है फर्स्ट लिमिटेशन, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशन, मतलब बहुत सारे एजम्पशन को लेके ही वो काम कर सकते हैं। और दूसरा पोस्टुलेट क्या आता है, हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, मैग्नेटिक बिहेवियर देखे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाले, बट ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आया कहां से? ठीक है, ये क्या क्या क्वांटिटी क्वांटिफिकेशन आइडिया हमें दे रहा है, उसके बारे में VVT ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जस्ट हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट डज नॉट गिव एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। जो मैग्नेटिक डाटा है, यानी कुछ ग्राफ नहीं दिया उसका, क्या होता है क्या नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्यों चेंज आ रहा है, किसके लिए चेंज आ रहा है, वो कुछ नहीं बताया। बस हमें बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायमैग्नेटिक क्या होगा। ठीक है, अब और एक चीज VVT में यह है कि VVT में पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। इधर मैं आपको पहले आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले आपको दिखाया गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, पहले मैग्नेटिक मोमेंट पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मोमेंट 4.89 आया, ठीक है, और उसको देख के हम बोलेंगे कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा, रिवर्स। पहले मैग्नेटिक मोमेंट पता चलेगा, उसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि इसका 4 इलेक्ट्रॉन है। बट मैं आपको सिखा दिया हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट, मैं जब भी आपको समझा रहा हूं, इधर कभी भी कलर का बात उठाया हूं, मतलब कोई सा भी कंपाउंड के कलर के बारे में बताया नहीं, किसका कलर इंटेंस है, कि कौन लाइट है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि नहीं। दैट मीन्स ये VVT हमें कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं देती है। वो हम पढ़ेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, DD ट्रांजिशन, सब पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इसी कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी कंपाउंड। ठीक है, जो जो कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा उनका कलर क्या है, हम ये कुछ भी आइडिया नहीं दिया। नेक्स्ट, मैं आपको बता दिया भाई ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। आप तो मुझे बता नहीं सकते है ना, कमेंट भी नहीं कर रहे हो। अगर देखो मतलब क्या है, VVT ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड में। अभी आपको एक एक्सेप्शन लिखवाया था ना, कॉपर 2+ एंड कोबाल्ट 3+ H2O एंड NH3, वो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखेंगे। भाई वाई वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कौन? VVT। मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड है वो बता नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ओके, अब लास्ट और एक बताया कि जो मैं अभी आपको बता दिया क्या कि 4D और 5D में स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, बाकी में टेट्राहेड्रल। तो 4 जब आते हैं लिगेंड, जब किसी में 4 लिगेंड होते हैं तो वो आइदर टेट्राहेड्रल हो सकता है, नहीं तो स्क्वायर प्लानर। भाई कौन सा टेट्राहेड्रल कौन सा स्क्वायर प्लानर वो नहीं समझाया कौन? VVT। ठीक है, तो VVT एक्सप्लेन नहीं किया कौन स्क्वायर प्लानर है कौन टेट्राहेड्रल है। समझ में आ रहा है? लास्ट एंड फाइनल चीज जो आपको सीरीज लिखवाया था, है ना, लिखाया था ना, ऑर्डनर ऑल दिस करके लिखवाया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें कि स्ट्रेंथ बताया गया था, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है। उस थियरी, उस सीरीज को, व्हाई दिस लिगेंड हैज मोर स्ट्रेंथ देन दिस लिगेंड, इसके बारे में कोई नहीं बताया। इसके बारे में कौन बताएगा? आगे हम पढ़ेंगे। कौन?
CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी। उसके बाद पढ़ेंगे हम LFT और MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी और लिगेंड फील्ड थियरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलर और स्पेक्ट्रा। फिर खत्म होगा हमारा कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रख के, ध्यान देके ये सुनना आप। अभी इसको एक बाय एक लिखो। फर्स्ट चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे एजम्पशन है। सेकंड, मैग्नेटिक डाटा के बारे में कुछ नहीं बताया। थर्ड, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। फोर्थ क्या, स्टेबिलिटी। अच्छा ये पॉइंट मिस हो गया है ना, स्टेबिलिटी। मैं आपको बताया कौन सा किस कॉम्प्लेक्स में कितना स्टेबल हो रहा है, ये बताया। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये कितना स्टेबल है, नहीं बताया ना। दैट मींस ये स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है VBT हमें। समझ में आ रहा है? तो पहला एजम्पशन, मैग्नेटिक डाटा, कलर, स्टेबिलिटी, देन स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बीच डिफरेंस, देन टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर, देन आता है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आया सबको? चलो एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक थियरी के ऊपर। क्या है वो थियरी? क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी हो गया। चलो एक बार नोट डाउन करो इसको। चलो हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट थियरी क्या है हमारा? थियरी है क्रिस्टल फील्ड थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये बस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एडवांसमेंट है। ठीक है, चलो क्रिस्टल फील्ड थियरी। चलो शुरू करते हैं। एक चीज समझो, वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या था और क्या, हमने बस मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात की ना। अब ये क्रिस्टल फील्ड थियरी में ये जो एटम है ना, इनको इन्होंने लिया एज ए पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है? ये होता है क्या, लिखो नोट डाउन करो, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी में दे कॉन्सिडर, पहले समझो बात को, ठीक है, CFT, फिर मैं लिखवा दूंगा पूरा। बात इतनी सी है, इन्होंने जो एटम है ना, एटम को क्या किया, एज ए पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज। अब किसी भी एटम का जो ऑर्बिटल होता है d ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब जब क्या होता है, लिगेंड बाहर से इंटरेक्ट करता है, वो अलोंग द एक्सिस हमेशा इंटरेक्ट करना प्रीफर करेगा। समझ में आ रहे हो? कोई मेरे साथ आगे आके सामने से भिड़ना चाहेगा, पहले वो हेड टू हेड भिड़ेगा ना, थोड़ी साइड वाइज जाके भिड़ेगा, नहीं हेड टू हेड। दैट मींस लिगेंड हमेशा कहां से आएगा, प्रीफर करते हैं अलोंग द एक्सिस, मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जब उसके ऊपर आके बम्बार्ड होता है, दैट मींस इंटरेक्शन होता है, तब क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल ना, ये स्प्लिट होता है, ये स्प्लिट होता है। आइदर ये नीचे 2 हो, ठीक है, नीचे 2 हो, ऊपर नीचे 3 ऊपर 2, और क्या होता है, ऊपर 3 नीचे 2। समझ में आया? अब बस इतना समझो, जब d ऑर्बिटल के साथ लिगेंड का इंटरेक्शन होता है, तब क्या होता है, इसमें स्प्लिटिंग। अब जो ये गैप है ना, ये जो गैप, एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये कैसे निकालते हैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है, वरीड होने की बात नहीं है। अब बात आपको इतनी समझ में आ रहा है, क्रिस्टल फील्ड थियरी में क्या किया है, बस एटम का लिया है पॉइंट चार्ज, और जब एटम के d ऑर्बिटल, हम ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं ना, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसके ऊपर है, ट्रांजिशन मेटल, d ब्लॉक एलिमेंट। अब जब d ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, d ऑर्बिटल में आके लिगेंड इंटरेक्ट करता है, तब क्या होता है, तब इन दोनों का जो ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है। वो ऑर्बिटल नीचे जो dxy, dyz, dxz हो सकते हैं, ऊपर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उल्टा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है, ये टेट्राहेड्रल के, समझाऊंगा पूरा, ठीक है, वरीड होने की बात नहीं है। अब पहले हम लिखेंगे इसका पोस्टुलेट 1 by 1, क्या क्या था क्या क्या नहीं। ओके, हो गया। चलो अब लिखते हैं 1 by 1, ठीक है। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड थियरी में लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, राइट डाउन, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है,
ligands are considered as point charge. Okay, there is only electrostatic force of attraction between the metal and orbital. अब कोई चार्ज की बात कर रहा है, देखो हम डाइपोल की बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सिंपल चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीएफटी लिगेंड्स हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं? जब पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो मेटल भी चार्ज ही होगा। अब दोनों चार्ज के बीच में क्या है? देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, there is only electrostatic force of attraction between metal orbital and ligand orbital. Write down, there is only electrostatic force of attraction between metal orbital and ligand orbital. समझ में आया सबको? मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? दैट इज बॉन्ड बिटवीन द, अब जब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो इनका बॉन्ड, अगर मैं पहले से ही आपको पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो तो ये क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा, है ना। दैट इज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक, वो भी लिख दो। दैट इज the bond between metal and ligand is considered to be ionic। समझ में आया? पहला पॉइंट लिखो एक बार। ओके, नेक्स्ट चीज, अब जब मैं आपको ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा था तब हमेशा देखा होगा आपने, जब मैं डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा कर रहा हूं, है कि नहीं? 1 2 3 4 5, कभी देखा ऊपर नीचे किया? नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? ये आपको पता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इन तीनों को एक लाइन में रखने का कारण यही है कि इनका एनर्जी सेम है। ये सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, आपको ये पॉइंट जानना चाहिए। ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये इनका एनर्जी सेम है। उस सेम एनर्जी को टर्म बोला जाता है, क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ओके, आप लिख सकते हो, लिखो ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट पॉइंट इधर करके लिख सकते हो, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। अगर किसी को बाद में पता ना चले, लिखो सेम एनर्जी, डीजेनरेट इन नेचर, ठीक है। डीजेनरेट इन नेचर, इनका एनर्जी हमेशा सेम होगा, इसीलिए पहले फीलिंग होता है 1 2 3 4, फिर से इसके पास आता है। ओके, तो लिखो इसको। ओके, हो गया? चलो इसको नोट डाउन करो, फिर से लिखो। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी जो मैं बात आपको बताया, जब क्या करता है? लिगेंड आके अप्रोच करता है। जब लिगेंड आके अप्रोच करता है भाई, इनका क्या होता है? इनका जो डीजेनरेसी होता है, जो डीजेनरेसी का रिश्ता होता है ना सेम एनर्जी वाला, वो टूट जाता है। कोई ऊपर चला जाएगा, ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, किसी ऑर्बिटल का कम एनर्जी हो जाएगा। तो क्या होगा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो थर्ड पॉइंट। ओके, when ligand approaches these degenerate orbitals, when ligand approaches the degenerate orbitals, okay, orbitals, then they destroy, or you can write they destroy their degeneracy. And split into two sets of orbital, समझ में आया? 2 sets of orbital, okay, called as
called as T2G, or you can write T2G or T2 or and EG or E. In case of tetrahedral, sorry, in case of octahedral and tetrahedral रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लिखो इसको, अभी समझाता हूं ये चीज क्या है, क्या लिख दिया आपने वो समझाता हूं। देखो बेटा आराम से समझना, ठीक है। ये लिख रहा हूं मैं इधर किसके बारे में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये डायग्राम हम बहुत बार बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इधर हम क्या पढ़ा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, देखो M A ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, M ऊपर A, फिर A होता है ऐसा। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहा हूं, देखो ये जो क्रॉस है ना, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर। अब मैं ऊपर गया, सपोज मुझे मिला, सपोज इधर क्या है, ए है, इधर भी ए है, इधर बी है, इधर बी है। अब मैं सेंटर से ऊपर गया, मुझे क्या मिला, बी। अब नीचे आया, सॉरी ए मिला, नीचे आया क्या मिला, वही ए मिला। दैट मीन्स ए क्या हो रहा है, ए के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इस साइड गया बी मिला, इस साइड गया बी मिला। दैट मीन्स इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और एक एग्जांपल देखो, अभी इधर प्लस लिखा, फिर इधर ए बी सी डी लिख दिया। ओके, अब देखो इस पॉइंट से मैं जब ऊपर गया तो क्या हो गया, ए मिला मुझे। इस पॉइंट से जब नीचे, मतलब 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना आना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ऊपर गया तो ए है, नीचे गया तो सी। दैट मींस COS सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है, अब और एक चीज, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर में जा रहा हूं सेम आइटम मिल रहा है, नीचे आ रहा हूं सेम आइटम मिल रहा है, इस साइड जा रहा हूं सेम आइटम, 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 इस साइड जा रहा हूं इस साइड। दैट मींस इसमें क्या है, COS प्रेजेंट है। जिन स्ट्रक्चर में, जिन ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इधर लिखो पॉइंट करके, COS प्रेजेंट, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड ए जीरेड, GERADE, जीरेड। समझ में आया। अब इस इधर देखो, इधर जब इधर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब ऐसा ऊपर। अब इस पॉइंट से मैं ऊपर गया, मुझे ए मिला, पॉइंट से नीचे आऊंगा तो खाली है, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसमें COS क्या हो गया, एब्सेंट। इनको बोलते हैं अनजीरेड। अनजीरेड, ये क्यों बता रहा हूं भाई, क्यों बता रहा हूं, अब समझोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, काम डाउन। चलो अब इधर क्या बताया, इनका डीजेनरेसी था ये 1 2 3 4 5। अब जब लिगेंड आया भाई, लिगेंड भाई आया इनसे इंटरेक्ट करने, इनको तोड़ दिया। याद रखना ये किसकी बात हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनको तोड़ दिया ऐसे, ऊपर 2 नीचे 3। ठीक है, क्यों नीचे 3 ऊपर 2 भाई, इन तीनों को अलग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस जो बनाया था, याद है ना, एक्स, सॉरी ऐसा नहीं, कैसे बनाया था, इन बिटवीन द एक्सिस वाला XY ये ऐसा टाइप का है। अब ये दोनों क्या है, अलोंग द एक्सिस वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसको तोड़ दिया, ये क्या होता है हमारा, DXY DYZ DXZ, ये होता है DX² - Y² DZ²। देखो इन बिटवीन द एक्सिस एक जगह पर, अलोंग द एक्सिस दूसरी जगह पर। अब ये जो ऑर्बिटल का सेट को हम बोलते हैं T2G। Why T2G? Why T2G? Because G for जीरेड। समझ में आ रहा है, G for जीरेड। अब इधर क्या करेंगे हम, इसको बोला जाता है EG। समझ में आ रहा है,
ओनली इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं T2G एंड EG, बट जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है तब क्या होता है, उलट जाता है। देखो 1 2 3 4 5, ये है डी ऑर्बिटल ना, डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब नीचे आ जाता है इनका 2, ऊपर आ जाता है भाई इनका 3। अब इसको क्या बोला जाएगा, EG बोलते हैं, इसको इधर बोलते हैं हम E। और ऊपर क्या होगा, इसको T2G बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे हम T2 भाई। ओके, ये T2, ये हो गया E। अब इसमें क्या हुआ, T2G, इसमें EG, इसमें T2। देखो अच्छे से देखो, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, कंफ्यूज मत होना। और इन दोनों के जो बीच का ये होता है ना डिफरेंस, इसको बोलते हैं CFSC। आप लिख सकते हो क्रिस्टल फील्ड। देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, इसको भी वही बोला जाता है, ठीक है। ये डेल्टा E टेट्राहेड्रल, ये डेल्टा नॉट, डेल्टा O लिख दे, और लिखने से भी होगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल के लिए समझ में आया सबको। इसको भी वही बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक बार नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट पे जाएंगे, आपको पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इन दोनों का जो है बीच का होता है ना एक रास्ता, देखो ये जो बीच का है ना, इधर भी बीच होगा, इसको बोला जाता है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ये भूलना नहीं, ठीक है। बेरी सेंटर मैं समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, वरीड होने की जरूरत नहीं है। लिखो एक बार, लिखो जल्दी, ओके। हो गया, चलो हो गया ना, मिटाता हूं इसको, ठीक है। अब फिर देखो, लिखे हम क्या, T2G और EG में कन्वर्ट हुआ, मतलब स्प्लिटिंग हुआ है कि नहीं। तो उस स्प्लिटिंग को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोला जाता है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द स्प्लिटिंग of the d orbital after the interaction of ligand is called crystal field splitting. Crystal field splitting. And the amount of energy released when the splitting happens is called crystal field splitting energy. Okay, write down the and the amount of energy released is called what? बार बार बोल रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों का CFSC है, बट कहां कौन यूज होता है मैं बताऊंगा। इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया सबको, एक बार नोट डाउन करो इसको जल्दी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। सॉरी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और बात ये कि जो स्प्लिट करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको बोलते हैं हम CFSE। समझ में आया सबको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नोट डाउन करो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हो गया, चलो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो हम बात कर रहे थे ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, मैं बताया था आपको उसमें में क्या, जितना ज्यादा गैप होता है उसमें में कम, तो वही पॉइंट लिखेंगे क्या, द क्रिस्टल फील्ड और द CFSC
of strong field ligand is greater than the CFSE of weak field ligand. ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो. ओके, क्लियर, समझ में आया. अब इसका CFSE जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होता है. अब जिसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बोलो. जिसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी भाई ज्यादा होगा, मोर स्टेबल होगा वही. दैट्स वाई, लिखो, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands form more stable complex than weak field ligand. समझ में आया सबको? चलो, वेरी गुड, समझ में आया ना. अभी पहले क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. जिसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब किसका होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सो क्या करते हैं, वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड वो क्या होता है, उनका CFSE कम होता है, मतलब एनर्जी गैप कम होता है. दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. समझ में आया? चलो एक बार इसको नोट डाउन करो. हो गया, वेरी गुड, ठीक है. तो चलो अभी मैं आपको समझाऊंगा 1 by 1 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा होता है. ठीक है, पहला आप हेडिंग करो. आज बस आपको जो है उसका ओवरव्यू देता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, स्प्लिटिंग कैसा होता है, क्यों होता है, और किस कंडीशन में वो स्प्लिटिंग होगा, और होने के बाद क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. ठीक है, तो हेडिंग करो क्रिस्टल फील्ड splitting of octahedral complex. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूं वो अभी समझाता हूं. तो पहली बात क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो दिखता कैसे. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, M ये दिखता है. ठीक है, इधर एक होता है लिगेंड, ये भी लिगेंड एंड इस एक स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, है ना. ये नीचे का क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, और ऊपर एक टाइप पिरामिड, नीचे एक टाइप पिरामिड. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सिस पे हम ये कर सकते हैं. इसका एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये जेड एक्सिस. अब लिगेंड का इंटरेक्शन कहां होगा, इन तीनों एक्सिस के और हो सकता है, आइदर वो वाई एक्सिस से आ सकता है, जेड एक्सिस से और एक्स एक्सिस से. ठीक है, समझ में आया. इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के साथ. तो अभी हमारा समझने का चीज ये है, जब अप्रोच हो जाए लिगेंड का तो क्या होगा, जो आपको समझाया फिर से वो समझा रहा हूं. देखो, ये डी ऑर्बिटल था. ठीक है, 1 2 3 4, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं बताता हूं पूरा. डी ऑर्बिटल ये कहां है, 1 2 3 4, डी एक्स वाई डी वाई जेड. जस्ट ओवरव्यू लिखना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर. ठीक है, अब ये कहां है, ये ग्राउंड स्टेट में है. जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये पहले क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में गया. 1 2 3 4. अब स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, इधर भी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर. जैसे आप कहीं घूमने जाने से पहले क्या करते हो, सीधा घर से सोते हुए उठ के निकल जाते हो, नहीं ना, पहले जाते हो, थोड़ा सज धज जाते हो, रेडी हो जाते हो, फिर आगे बढ़ते हो. उस तरह ये स्प्लिट होने से पहले ग्राउंड स्टेट से कहां गया,
एक्साइटेड स्टेट में गया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब जब लिगेंड अप्रोच किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्या हुआ, इनके बीच में स्प्लिटिंग हुआ। ये नीचे आएगा कितना लिगेंड बोला था अभी, 3 लिगेंड, और ऊपर जाएगा कितना, सॉरी 2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इधर dxy dyz dxz, इधर dx² माइनस y² dz², ठीक है। समझ में आया सबको। अब इन दोनों के बीच का जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं, अभी बोला था क्या बोलते हैं इसको, क्या बोले थे, क्या बोलते हैं इसको, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। समझ में आया सबको। अब ये जो पूरा एनर्जी होता है ना, ये जो पूरा एनर्जी गैप होता है, ये होता है 10 dq। ओके, ये क्या होता है, 10 dq होता है। समझ में आया सबको, 10 dq। अब देखो टोटल 10 यानी ये कैसे डिवाइड होगा, तो नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो मतलब कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। अगर 5-5 कब बनाते हैं, अगर नीचे 3 ऊपर 3 होता है ऐसा। अब नीचे ज्यादा है ऊपर कम है। अब तुम सोच रहे होगे सर ये 6 ये 4, ऐसा सोच रहे होगे। इधर कोई सोच रहा होगा ये 3 ये 7, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन सोच रहा होगा। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है क्या, ये जो है ना, ये जो है कितना आता है, ये देखो ये नॉर्मल न्यूट्रल लाइन है, इसके नीचे जो है ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव। अब एक चीज सुनो, बचपन में हम पढ़ते थे ये, ठीक है, ये। अब बताओ कितना फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर हुआ है 4 में से, तो हम लिखते थे 1/4, ठीक है। इसी तरह इसके पास कितना कवर है, कितना है 3, तो हमें लिखना चाहिए था कितना 3/5, बट इसमें कितना होगा, इसका लिए जाएगा, इसका कितना है, तो इसका वैल्यू आया -2/5 डेल्टा नॉट, और 6 नहीं 4 dq, और कितना आया 4 dq। फिर ऊपर कितना लिखा जाएगा उसके हिसाब से बोलो, ऊपर कितना लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 6 dq, और नीचे ऊपर कितना लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहे तो ये टोटल कितना है, टोटल है 10 dq। ओके, अब ये ऊपर अगर लिखूंगा तो मैं कितना होगा इसका, पॉजिटिव 3/5 डेल्टा नॉट। समझ में आया सबको। अभी बस याद रखो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा ये वैल्यू कहां से आया, फिर से मैं पूरा समझाऊंगा। अब जब हम क्या निकालेंगे, CFSC निकालेंगे, CFSC निकालेंगे, तो इसका मदद लेंगे। इसका नाम क्या था, T2G, इसका नाम क्या था, EG। तो क्या करेंगे हम, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है, जब CFSC निकालेंगे क्या करेंगे, -2.5 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस इसका क्या आया 3.5 इंटू EG में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा CFSC। उसके साथ कुछ जुड़ेगा तो आपको मैं पूरा समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझिए, ठीक है। पहले क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर स्प्लिट होता है T2G एंड EG, इनके बीच के गैप को हम बोलते हैं बेरी सेंटर, और इसको बोला जाता है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट इज डेल्टा नॉट, ठीक है। अब इस टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना है, 10 dq। इसमें कैसे सेपरेट होता है, ऊपर कम है, ऊपर 6 dq, नीचे 4 dq। ऊपर क्या है, टोटल कितने घर है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैसे स्प्लिट किया गया है, ये बेरी सेंटर के नीचे इसलिए नेगेटिव आया, नेगेटिव 2.2/5 डेल्टा नॉट, ऊपर आया इसलिए पॉजिटिव 3/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इतना समझिए, और ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, इसको बस देखना, नोट नहीं करना। मैं आपको अगर आप में चाहते हो कर सकते हो, मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। पूरा वीडियो देखना, कहीं भी नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करना, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। पर्सनली भी आपको समझा दूंगा अगर पॉसिबल हो तो, बट आप ट्राई करना पूरा अच्छे से समझना, ठीक है। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। Subscribe to Chem Vlogs by IITN and click the bell icon to stay updated.